हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं 63rd बीपीएससी में बिहार फाइनेंस सर्विस के लिए सिलेक्ट हुआ था और अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पद पर। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 64th बीपीएससी का मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और कैसे हम लोग अच्छा स्कोर करें, उसमें मेरा भी उसमें हुआ है। तो कैसे हम लोग स्कोर अच्छा करें, किस तरह का वहाँ पर माहौल रहता है, एक्चुअल में लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो उसी के संबंध में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि मुझसे वहाँ के अंदर में क्या पूछा गया था, मैंने उनके सामने क्या आंसर दिया था। मैं कुछ अपने तरफ से अभी ऐड नहीं करूँगा कि मैंने ऐसा बोला था, लेकिन मैं उस वातावरण में क्या बोल पाया था और फिर भी मुझे एक अच्छा नंबर मिला, इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा। तो बिना आपका समय लिए हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा शुरुआत हुआ। उससे पहले मैं एक दो बात बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को हमेशा विश करके घुसना है रूम में और दरवाज़ा को जेंटली पुश करना है। और मे आई कम इन सर बोलते हैं, अगर मैडम है तो मे आई कम इन मैडम बोलना है, घबराना नहीं है, पहले देख लेना है, उसके हिसाब से हम लोग को परमिशन लेना है। उसके बाद बोलेंगे मे आई कम इन, उसके बाद जाना है। उसके चेयर से एक दो कदम पीछे रह के आप विश कर सकते हैं, या तो जैसे इंटर किए, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं रहता है तो आप इंटर करते समय एक कदम चल के आप सावधान पोजीशन में हो जाइए और आप विश कर सकते हैं। अगर 12 बजे से पहले आपका इंटरव्यू है तो गुड मॉर्निंग सर या मैडम, जो भी चेयरपर्सन है उसको आप बोल सकते हैं। अगर मेल मेंबर ही हैं सारे तो आप वहाँ पे एस जोड़ सकते हैं सर में, जैसे गुड मॉर्निंग सर्स, और एक नज़र सब मेंबर को देख लेना है। अगर कोई मैडम बैठी हुई हैं तो आप गुड मॉर्निंग मैडम बोलिए, उसके बाद गुड मॉर्निंग सर बोलिए। तो इस तरह हम लोग विश कर दिए। और अभी भी हम लोग को बैठना नहीं है चेयर पे जाके, चेयर आपका रखा रहेगा टेबल से थोड़ा सा गैप बना के, इतना गैप रहता है कि कोई भी कैंडिडेट उसमें आराम से बैठ सकता है, उठ सकता है, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, बिना चेयर को आप छुए हुए आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को अननेसेसरी उसको मूव नहीं करना है यहाँ से वहाँ। एकदम पोजीशन अच्छा उसका रखा रहता है कि आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप फेस कीजिएगा अपने चेयरपर्सन से। तो चेयरपर्सन आपके ठीक सामने रहेंगे, चेयर में गैप रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से जब वो कहेंगे बैठ जाइए तभी बैठना है। और उनको बैठते समय बैठने के जस्ट बाद थैंक यू सर बोलना है। उसके बाद बैठना कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हम लोग का जो बैक है वो थोड़ा सा टच होना चाहिए चेयर में, पूरा लीन होकर नहीं बैठना है एकदम पीछे की तरफ। तो हम लोग को हल्का सा पीठ का जो निचला पोर्शन है वो टच करना चाहिए चेयर में, एकदम सीधा बैठना है, स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए। आपका पाम जो है वो आपके थाई पे होना चाहिए और क्रॉस्ड लेग आप मत बैठिए, एकदम आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम चेहरा पर हल्का मुस्कुराहट रखना है। वातावरण तो वहाँ का टेंस रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग को मुस्कुराहट रखना ही है चेहरा पे। ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि हम डरे हुए हैं। धड़कन तेज़ रहता है लेकिन डरना नहीं है। आप इस चीज़ को काबू पा सकते हैं अगर आप खूब मॉक, अभी तो कोरोना के समय में मॉक देना ही मुश्किल है, तो अपने दोस्तों के बीच में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ का। 2-3 आदमी को जो भी तैयारी करते हैं, चाहे 2-3 दोस्त हैं, कोई भी हो, उनसे आप उनके सामने में बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा एक रूम में आप प्रैक्टिस कीजिए घुसने का, दरवाज़ा कैसे पुल करना है ताकि वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हो। तो वहाँ पे आप अपने दोस्तों को बोलिए कि उनमें मुझ में क्या कमी है वो नोटिस करें। जैसे बहुतों का होता है कि पैर हिलाना, हाथ का अननेसेसरी मूवमेंट करना थाई पे, चाहे मेरे में वो आदत था, जैसे मैं अपने हाथ को थाई के ऊपर मूव करता था। तो ये दोस्त ने नोटिस किया मेरा, जब मैं अपने से प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे ये सब बात का वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि आपको एकदम गौर से देखेगा हर एक मेंबर, और आपको फिर भी आपको डरावने अंदाज में देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको चेहरा पर मुस्कुराहट कहीं उनको देखना है और एकदम सीधा बैठना है, एकदम मुस्कुराहट रखना है चेहरा पर। आप जितना आप जानते हैं उसी का बेस्ट यूज करके उनका क्वेश्चन को सामना करना है। और एक बात, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर एकदम मस्ट है, उसको पढ़ के ही जाना है।
वरना गड़बड़ा सकता है इंटरव्यू, क्योंकि न्यूज़पेपर तो वो लोग जाते ही जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो भी करंट इशू चल रहे हैं उसको हमेशा उसको ध्यान में रखे रहते हैं। और करंट अफेयर तो अभी से ही पढ़ना चाहिए हम लोग को, जैसे ही रिजल्ट आ गया उस समय से न्यूज़पेपर तो मिस नहीं करना है कभी भी। तो ये सब मुख्य बात थी, एकदम आपको सीधा बैठना है, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है और मुस्कुराहट रखना है चेहरा पर। 3 चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। और मैं बताता हूँ कि मैं कैसे मेरा शुरुआत हुआ, मैं कैसे गया और क्या पूछा गया, मैंने उसका क्या आंसर दिया, उस समय क्या आंसर दिया। कुछ मैं अपने तरफ से ऐड नहीं करूँगा, जो एक्चुअल में मैंने बोला वही बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले मैंने पूछा, प्यून लेके गया गेट तक। उसके बाद मैंने वहाँ पे पूछा, मे आई कम इन सर? तो उन्होंने बोला यस कम इन। तो मैं 1-2 कदम चल के वहाँ पर रुक के, सभी सर थे मेरे में, सभी मेल मेंबर थे, तो सबको चेयरपर्सन को देखते हुए मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर्स, और एक नज़र बाकी मेंबर्स को भी देख लिया। टोटल 4 मेंबर्स थे वहाँ पे। तो उसके बाद मैं जाके चेयर के थोड़ा सा पीछे खड़ा हो गया। तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लिया, उन्होंने बैठने के लिए बोला और मैं बैठा वहाँ। तो फिर बैठने के बाद बोला थैंक यू सर। तो फिर उनका सबसे पहला सेंटेंस था कि आप 2016 में पास आउट हैं, सिर्फ इतना ही उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि यस सर, मैं 2016 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। तो बोला कि उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? चेयरपर्सन ये पूछ रहे थे, स्टार्ट हमेशा चेयरपर्सन ही करते हैं इंटरव्यू को। तो मैंने बोला कि सर उसके बाद मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ बीपीएससी का कि यूपीएससी का भी कर रहे थे? तो मैंने बोला कि यस सर, यूपीएससी का भी मैंने 2 बार अटैम्प्ट दिया हूँ। तो बोला अच्छा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ें? तो मैंने बोला यस सर, मैं पढ़ा हूँ आज का न्यूज़पेपर। तो उन्होंने कहा कि आज का मुख्य समाचार बताइए। तो मैं वहाँ उनको 4 बताया, जिसमें से मैं अभी 1 भूल चुका है कि मैंने एक चौथा न्यूज़ क्या बताया था, लेकिन 3 मुझे याद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा 31 अगस्त को शायद वो था इंटरव्यू। तो उस दिन जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% हो गया था। उस दिन मेरा इंटरव्यू था, उस दिन के न्यूज़ में मेन हेडलाइन यही था। तो मैंने बोला कि सर आज का मुख्य समाचार यह है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% पर आ पहुंचा है, जो कि पिछले 6 साल में सबसे कम है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा, क्या आपको लगता है कि इंडिया रिसेशन की तरफ बढ़ चुका है, रिसेशन के स्थिति में आ चुका है? तो मैंने बोला कि और उनके साथ 1-2 क्वेश्चन और थे इसी में कि आपको क्या लगता है, क्या कारण है इतना ग्रोथ रेट कम होने का, और जो है क्या इसका उपाय है जिससे हम लोग रिसेशन से बच सकते हैं? तो मैंने बोला सर मुझे नहीं लगता है कि अभी रिसेशन में इंडिया पहुंच चुकी है, रिसेशन के कंडीशन इंडिया के सामने है। अगर हम लोग सही समय पर सही स्टेप लें तो इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। और जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने का मुख्य कारण यह है कि हम लोग के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी है, कंजम्पशन बेस्ड हम लोग का इकोनॉमी है, लेकिन कंजम्पशन की भी कमी है। उसके बाद मैंने बोला कि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी अभी हालत ठीक नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर उस समय क्राइसिस में चल रहा था, तो मैंने ये पॉइंट बोला। उसके बाद मैंने बताया कि सर वो और ये हम लोग ये इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, 2-3% शायद ग्रोथ रेट था उस वक्त। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट सही नहीं है। ये 4-5 पॉइंट मैंने उनको लगातार बोला और बताया कि हम लोग अगर इसमें ये सब सेक्टर पर ध्यान दें तो वापस आ सकते हैं, हम लोग इस स्थिति से बच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किसी तरह इंश्योर किया जाए तो हम लोग बचा जा सकता है इस स्थिति से। उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन था कि बिहार का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है, फिर भी ये पिछले राज्यों में क्यों इसको
गिना जाता है। तो इसका उत्तर मैंने दिया कि सर बिहार का ग्रोथ रेट भले डबल डिजिट में है, लेकिन इसको पिछड़ा राज्य भी इसलिए गिना जाता है क्योंकि हम लोग का इकोनॉमी का बेस ही बहुत कम है। हम लोग के इकोनॉमी में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ही अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा सा भी हम लोग का इकोनॉमी में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं तो वो ग्रोथ के परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करने पर ज़्यादा दिखता है। इसलिए हम लोग का इकोनॉमी का बेस कम होने की वजह से डबल डिजिट में ग्रोथ रेट दिखता है और हम लोग अभी भी पिछड़े राज्य में आते हैं। इकोनॉमी का बेस ही हम लोग का कम है। तो उन्होंने बोला अच्छा। उसके बाद दूसरे मेंबर को उन्होंने और एक बात मैं बताना भूल गया कि जो जीडीपी का क्वेश्चन था ग्रोथ रेट कम होने का, उसमें मैंने एक और पॉइंट बोला था कि सर एनपीए की स्थिति बैंकों के सामने है, एक पॉइंट और था उसमें। तो ये मेरा इकोनॉमिक्स कमज़ोर था, लेकिन फिर भी मैंने एनपीए मेरे मुंह से उस समय अचानक निकल गया था। तो एनपीए ऐसा वर्ड था कि आगे आने वाले 2 मेंबर्स इस पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी फ़िलहाल अभी जो नेक्स्ट मेंबर है वही एनपीए से स्टार्ट किए। जैसे दूसरा मेंबर ने पूछा कि अच्छा आपने एनपीए का जिक्र किया है, तो बताइए कि आप एनपीए से क्या समझते हैं, कैसे ये स्थिति उत्पन्न हुई। तो मैंने बताया कि सर जब हम लोग के इकोनॉमिक में बूम की स्थिति में थी, इकोनॉमिक की कंडीशन अच्छा थी, तो एक कॉल आ गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा रुक गया। तो मैंने उसको ये बताया कि सर जब हम लोग इकोनॉमिक की स्थिति में इकोनॉमिक बूम की स्थिति में थी, उस समय बैंक जो है ये सोच के लोन फॉरवर्ड यह सोच के कि आने वाले समय में जो भी हम लोग अभी की स्थिति में लोन फॉरवर्ड कर रहे हैं, आने वाले समय में एक अच्छा खासा उस पर रिटर्न मिलेगा। और लेकिन ऐसा हो नहीं पाया आने वाले समय में, जिसके कारण एनपीए की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तो बैंक तो एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं एनपीए का, ये लोन फॉरवर्ड करने का, तो आपको तब भी कैसे हो गया एनपीए का स्थिति। तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने वहाँ ये बोला कि सर यहीं पर बैंक ऑफिशियल्स द्वारा लापरवाही बरती गई। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में आज हम जो भी लोन फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस पर आने वाले समय में अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए एनपीए की स्थिति उत्पन्न हुई। और फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि अच्छा आप बीएचयू से पढ़े हैं, तो बोले यस सर। तो बीएचयू का स्थापना कब हुआ था, तो मैंने बताया कि सर बीएचयू का स्थापना वसंत पंचमी के दिन 1916 ईस्वी में हुई थी। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन बीएचयू पर ही था कि अच्छा बताइए कि ये बताइए कि आप ये बीएचयू का अलुमनाई कौन था, अलुमनाई कौन कौन है बीएचयू के, कुछ अलुमनाई के बारे में बताइए। तो मैंने बोला कि सर बीएचयू के मुख्य अलुमनाई में भूपेन हजारिका, श्री भूपेन हजारिका, उसके बाद डॉक्टर लालजी सिंह और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी एक अच्छा खासा भाग अपनी ज़िंदगी का बनारस में ही व्यतीत किए थे। जब डॉक्टर लालजी सिंह का मैंने नाम लिया तो उन्होंने बीच में ही बोला कि अच्छा वो लालजी टंडन, तो मैंने बोला नहीं वो सर वो तो राज्यपाल हैं, ये दूसरे डॉक्टर लालजी सिंह अलग हैं, वो उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत बड़ा योगदान था। तो बोला कि अच्छा। तो फिर उन्होंने उन्होंने ही पूछा एक और सवाल कि माउंटेन मैन ऑफ द बिहार किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको हंसी भी लगेगा कि मैंने इसका आंसर क्या दिया, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा मार्क्स मिले। इसी आंसर की वजह से मुझे लगता था कि और एक दो जगह मैंने सॉरी बोला, जो मैं आगे बताऊंगा, कि मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब चला गया है, लेकिन फिर भी अच्छा नंबर मिला। इसका एक ही रीज़न मुझको लगता है कि शायद ओरिजिनलिटी उनको दिखा, चाहे ऑनेस्टी दिखा, और दूसरा कोई वजह नहीं था। प्रेशर तो वो भी समझ रहे थे कि सब कैंडिडेट्स के ऊपर होता है, लेकिन ओरिजिनलिटी और ऑनेस्टी मुझे लगता है कि काम आया।
तो मैंने बोला कि यस सर, मांझी को कहा जाता है माउंटेन मैन ऑफ द बिहार। उनका पूरा नाम जीतन राम मांझी था। तो 2 मेंबर्स मुस्कुराने लगे, तो मुझे शक हुआ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो झट से मैंने फिर बोला कि सॉरी सर, उनका पूरा नाम दशरथ मांझी था, श्री दशरथ मांझी था। तो फिर अच्छा, तो उन्होंने बोला कि अच्छा। फिर बोले कि उन्होंने क्या किया था? तो मैंने बोला कि सर उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता निकाल दिया। तो बोले, उन्होंने फिर काउंटर क्वेश्चन किया कि क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो मैंने बोला कि सर उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और पहाड़ के कारण वो सही समय पर अपनी पत्नी को अस्पताल नहीं ले जा पाए, जिनके कारण डिलीवरी के वक्त उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और इस बात को उन्होंने जिद पर ले लिया और ऐसी स्थिति से किसी और को नहीं गुजरना पड़े, इसलिए उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता निकाल दिया। फिर उन्होंने इसी पर क्वेश्चन किया कि ये तो काम सरकार का है, उन्होंने क्यों किया? तो फिर इसका मैंने उत्तर दिया कि सर गवर्नमेंट के तरफ से लेट हो रही थी इस काम में, इसलिए उन्होंने खुद से ये पहल किया। तो बोले कि अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि आप ये मूवी देखे हैं माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन? तो मैंने बोला कि यस सर, मैं देखा हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसका डायरेक्टर का क्या नाम था? तो मुझे याद तो नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, मुझे याद नहीं है, 1-2 साल पहले देखा था, मैं इसको सर्च करूँगा, बाद में मैं इसको पता वो कर लूँगा। तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है। फिर तीसरा मेंबर को उन्होंने दिया। और एक बात मैं बीच में बताना चाहूँगा कि जब भी मेरा आंसर ज़्यादा लंबा हो जा रहा था तो एक नज़र सभी मेंबर्स को मैं देख ले रहा था। तो ऐसे में ये होता है कि कोई भी मेंबर्स आपसे ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब लंबा आंसर हो तो एक बार देख लेना चाहिए मेरे समझ से। तो फिर तीसरा मेंबर ने पूछा कि अच्छा, आपका ज्योग्राफी ऑनर्स था? तो मैंने बोला यस सर, ये मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स था। तो उन्होंने बोला कि बताइए कि बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है? तो मैंने बोला कि सर जिस भी एरिया में गलीज एंड रिल्स इरोजन होते हैं वहाँ बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण होता है, जैसे चंबल की घाटी। तो फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अब बताइए कि आप क्लाइमेक्स वेजिटेशन से क्या समझते हैं? तो मैंने बोला कि सर कोई भी वेजिटेशन ग्रोथ 3 से 4 फेज में गुजरती है और सबसे लास्ट फेज को हम लोग क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहते हैं। इसमें फ्लोरा एंड फौना की संख्या सबसे अधिक होती है। तो बोला कि अच्छा। फिर उन्होंने ज्योग्राफी से कोई और सवाल नहीं किया, वो फिर आ गए कि आपको आईएनएक्स मीडिया केस पता है? उस समय एक केस चल रहा था पी चिदम्बरम जी का। तो बोले यस सर, मुझे पता है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो है पी चिदम्बरम जी को बेल नहीं दे रही है, तो क्या ये सही है गलत है? तो ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन था जिसका सही से आंसर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैंने इसका आंसर यह दिया कि सर सुप्रीम कोर्ट जो भी करती है रूल के हिसाब से करती है। हो सकता है कि श्री पी चिदम्बरम जी बेल का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, कोर्ट जो भी करती है रूल के हिसाब से ही करती है, तो बताइए कि आपको बिहार में जो कोर्ट का एक मामला है वो पता है? तो बोले यस सर पता है। क्या है वो मामला? तो मैंने बताया कि सर एक जज हैं हाई कोर्ट के जो पब्लिकली आके बोल दिए हैं कि जुडिशरी बहुत करप्ट है और जो है सो यहाँ कुछ सही से नहीं हो रहा है और उनके कारण उनका कार्यभार सब वापस ले लिया गया है। तो उन्होंने पूछा कि ये सही है कि गलत है? तो बोले कि सर ये दोनों दो बात है, लेकिन ये जब मैं बोल रहा था तभी बीच में काट दिए बात और बोले कि नहीं बताइए आप सही है कि गलत है। तो मैंने बोला कि सर जुडिशरी का फेथ, ये भी फंसाने वाला क्वेश्चन था जिसका मैंने पता नहीं कैसे सही से आंसर निकल गया। तो मैंने बोला कि सर जुडिशरी का फेथ पब्लिक से जुड़ा रहता है, इसलिए पब्लिक का फेथ इरोड ना हो जुडिशरी पर से, इसलिए उनको बर्खास्त किया गया। जो भी कार्यभार दिया गया था उनसे वापस ले लिया गया ताकि पब्लिक का फेथ बना रहे।
तो बोले अच्छा। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था सिविक बॉडीज क्या होता है, सिविल सोसाइटी क्या होता है। तो मैंने बताया सर जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर वो एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में, चाहे क्लीननेस के क्षेत्र में काम करते हैं, खुद के मेंबर जो गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त नहीं होते हैं, वो सिविल सोसाइटी में आते हैं और वो साइड बाई साइड काम करते हैं और उनका डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान होता है। तो अच्छा, तो फिर उन्होंने पूछा रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं। तो मैंने बोला सर रूल ऑफ लॉ का मतलब है किसी भी व्यक्ति को रूल द्वारा एक समान ट्रीट किया जाना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या आम आदमी हो या राष्ट्रपति हो, सभी को एक समान रूल ट्रीट करेगी। तो फिर बोला कि अच्छा आप सोशल ऑडिट से क्या समझते हैं। तो मैंने बोला कि सर सोशल ऑडिट का मतलब यह है कि सोसाइटी द्वारा खुद ऑडिट किया जाना किसी भी स्कीम का, जैसे मनरेगा, वहाँ उसमें कुछ गवर्नमेंट्स के मेंबर होते हैं और कुछ पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, और कुछ औरत मेंबर होती हैं, महिलाएं मेंबर होती हैं। इस तरह एक सुचारू ढंग से इम्प्लीमेंटेशन का जांच हो जाता है। तो बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने एनपीए पर आ गए। उन्होंने बोला कि अच्छा अपने एनपीए के बारे में और बताइए, कौन कौन से इसमें लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन से कंपनी इन्वॉल्व थी। तो फिर मैंने बोला सर इसमें 2-3 का तो नाम बता दिए कि सर विजय माल्या थे, नीरव मोदी थे। और उन्होंने पूछा कि अच्छा तो कंपनी का नाम बताइए, कोई कंपनी का। तो मुझे पता नहीं था और मैंने एक्सेप्ट भी किया वहाँ पे कि सॉरी सर मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने खुद 2 चीज़ का नाम लिया, शायद एक सीमेंट कोई कंपनी थी उसका नाम लिया, आप इसका नाम सुने हैं। तो मैंने बोला कि नो सर नहीं सुने हैं। तो फिर पूछे कि आपने, फिर दूसरे एग्जांपल दिए, बोले कि इसका नाम सुने हैं। तो बोले यस सर ये सुना हुआ लग रहा है। तो फिर उन्होंने मुस्कुराकर दूसरे मेंबर को वो पूछने के लिए इशारा कर दिया। तो ये जो चौथे मेंबर थे पूरा गौर से देख रहे थे, ऐसे अपना हाथ यहाँ पे रखे हुए थे और पूरा एकदम एकटक्के देख रहे थे। उनको देखने पर डर भी लग जा रहा था, लेकिन फिर भी उनको हम मुस्कुरा के ही देख रहे थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच सुना है प्रधानमंत्री का। तो मैंने बोला मैं सुना भी था लेकिन नींद में सुना था, सच बताऊँ तो, इसलिए मैंने बोला कि ये सर सुना हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा उन्होंने क्या बोला है, टूरिज्म सेक्टर के बारे में कुछ बोला है। तो मुझे तो याद नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि सॉरी सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उन्होंने क्या बोला, लेकिन अगर हम लोग क्लीनलीनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर बोला अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि आपने बिटकॉइन का नाम सुना है। तो बोले यस सर सुना हूँ, क्या होता है ये। तो मैंने बोला कि सर ये बिटकॉइन एक तरह का वर्चुअल करेंसी है जो कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और इसको इंडिया अभी तक लीगल टेंडर के रूप में अपना ही नहीं है और इसको हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उन्होंने बोला अरे नहीं ये तो हैक किया जा सकता है। तो मैंने बोला नो सर ये मेरे समझ से नहीं, अभी ये नहीं किया जा सकता है हैक। इस तरह मतलब बोलते हुए थोड़ा सा लटपटा के वो फिर दूसरा क्वेश्चन पर गए कि अच्छा मॉब लिंचिंग क्या, आप मॉब लिंचिंग से क्या समझते हैं और इस क्यों ये ऐसा हो रहा है, चाहे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर एक फंसाने वाला क्वेश्चन है मेरे तरफ से, मेरे समझ में ये। तो फिर भी मैंने इसका एक आंसर दिया कि सर जो भी लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो किसी न किसी थॉट के शिकार होते हैं, कुछ थॉट से ग्रसित होते हैं, किसी न किसी उनका थॉट के कारण ही ऐसा वो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हम लोग को ज़रूरत है कि उनके थॉट पर, उनके जो थॉट है उसको क्रिटिकल थिंकिंग से उसको अटैक किया जाए, उनके थॉट पर अटैक किया जाए। और इसके लिए हम लोग मदद ले सकते हैं सिविल सोसाइटी का, एनजीओ का, कि जहाँ भी मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट होता है वहाँ हम तुरंत से तुरंत उन लोगों को भेजें, सदस्य को भेजें और इस मैटर पर उन लोग को समझाएं, चाहे उनके थॉट को चेंज करने का काम करें। और हम लोग सीसीटीवी का मदद ले सकते हैं। तो अच्छा तो उन्होंने बोला सीसीटीवी का कैसे मदद ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर
सीसीटीवी जो भी सेंसिटिव एरिया हैं, चौक चौराहे हैं, वहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि वहाँ किसी भी कल्प्रिट्स को उसको सज़ा देने में दिक्कत ना हो और उसको पकड़ने में हम लोग को वो आसानी हो और उसको लॉ के सामने पेश किया जा सके, ताकि उसको एक अच्छा एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिल सके। ये सब बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा आपका इन्वेस्टिगेशन से मतलब था, तो बोला कि यस सर, मेरा मतलब इन्वेस्टिगेशन से ही है, सीसीटीवी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। फिर उन्होंने पूछा कि एक बिहार में मॉब लिंचिंग केस आया है सामने, आपको पता है? तो बोले यस सर पता है। तो उन्होंने बोला कि क्या है वो मैटर? तो मैंने बोला कि सर एक बड़ा आदमी अपने छोटे बच्चे को लेके जा रहा था इलाज करवाने, जो कि लोग उसको चाइल्ड लिफ्टर समझ लिए और उन्होंने उनका लिंचिंग कर दिया। और फिर बाद में पता चला कि एक अंकल हैं जो अपने भतीजा को ले जा रहे थे अस्पताल में। तो ये बताएं। फिर उन्होंने पूछा आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है? तो मैं बोल रहा था कि सर मेरा एसडीओ, डीएसपी और ये बिहार फाइनेंस सर्विस है, जो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बोलना चाहिए था कि सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, बिहार फाइनेंस सर्विस, इस तरह बोलना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने जो बोला वही आपको बताया। तो फिर भी मुझे यही सब कारण था जो 2-3 जगह मैंने सॉरी बोला और ये यहाँ पे ऐसे बोल दिया एसडीओ, डीएसपी, बिहार फाइनेंस सर्विस, और जीतनराम मांझी बोल दिया था। उस वजह से मुझे लगता था कि मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 92 मार्क्स आया मुझे, क्योंकि मुझे लगता है 2 ही चीज़ रोल प्ले किया कि ओरिजिनलिटी और ऑनेस्टी। उनको चाहे एक लगता है ना कि झूठ बोलते समय हम लोग का चेहरा बता देता है कि झूठ बोलना चाहिए, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसा मेरे साथ नहीं था। जो नहीं आया, जो आया उसको मैंने अच्छा से बताया। मेरा एक बात और बताऊं, उसके बाद सर्विस प्रेफरेंस पूछने के बाद बोले कि यू कैन गो, तो मैंने बोला थैंक यू सर। उसके बाद 2-3 कदम में तो रूम से आप बाहर हो जाइएगा। 2-3 कदम चलने के बाद बिना पीछे मुड़े हुए बिना पीछे देखते हुए आपको आराम से गेट खोल के बाहर चले जाना है, बिना एकदम सीधा होके, बिना पीछे देखते हुए। थोड़ा सा भी देखने का कोशिश नहीं करना है, एकदम आराम से जाना है। पुश या पुल जो भी करना है वहाँ लिखा रहेगा, उसको कीजिए, आराम से निकल जाइए। उसके बाद जो होगा सो होगा। तो वहीं पर 2-3 चीज़ यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि आप जो भी जानते हैं उसी को बेस बनाकर अच्छा से अच्छा वहाँ पर उस माहौल में आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है, एक समय था जब मेरा इकोनॉमिक्स के तरफ मेरा इंटरव्यू मुड़ गया, लेकिन फिर भी मेरा इकोनॉमिक्स कमज़ोर था। मुझे लगा कि मेरा तो इंटरव्यू अब ख़राब ही हो गया, लेकिन मन में ये बात मेरा चल रहा था। तो फिर भी लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उनका जो भी इकोनॉमिक्स की तरफ से मुड़ने का कोशिश किया। जो भी मुझे याद आ रहा था डिस्कशन के समय, अपने दोस्तों के समय, मेंस की तैयारी के समय, जो भी मैंने सीखा था एनपीए के बारे में, वो याद करके मैंने उनको बोला, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन को टैकल किया। और जो भी उन्होंने नया क्वेश्चन बनाया उसको उसी समय जो भी आप सीखे हैं अभी तक, मैं चाहे आप उसी को यूज करके बिना घबराए हुए आपको आंसर देना है। और एक सिंप्लिसिटी होना चाहिए चेहरा पे, बाल छोटा होना चाहिए, आपका ये कनपट्टी जो है सो टेम्पल यहाँ का छोटा होना चाहिए, साइड में ऊपर वाला भी बाल छोटा होना चाहिए, और सीधा बैठना है, मुस्कुरा के कोई भी जवाब देना है। और ये सब बात अगर हम लोग ध्यान में रखें तो अच्छा मार्क्स आ सकता है मेरे समझ में। और करंट अफेयर विशेष तौर से, और आपका इंटरव्यू जो चालू होगा वो हमेशा आपके ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर रहे हैं उससे चालू होगा। उसका अगर जिनका लंबा गैप है वो अच्छा से आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो भी है आप एकदम अच्छा से बताइए, और ओरिजिनलिटी होना चाहिए आप में, नहीं तो आपका चेहरा बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं आ रहा है वहाँ पे सॉरी सर बोलिए, मैं पता कर लूँगा, चाहे आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, कुछ ही बोलिए आप, लेकिन उनको बेवकूफ़ बनाने का थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करना है। इसके अलावा आपसे ना वो नाम पूछेंगे, ना जाति पूछेंगे, ना धर्म पूछेंगे, आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। डिस्ट्रिक्ट भी आपका नहीं पूछेंगे वो, आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं उस प्लेस के बारे में पढ़िए, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़िए, और आपका हॉबी के बारे में पढ़ लीजिए। हॉबी से बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया था बहुत कैंडिडेट से। और करंट अफेयर अच्छा से तैयार रखिए, ऑप्शनल
का 1 वर्ड आंसर आप तैयार रखिए। और टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए, जो जो अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो सब आप देख सकते हैं और आपको आइडिया मिलेगा। और बिना घबराए हुए आंसर देना है। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये बहुत आपको काम आएगा ये वीडियो। थैंक यू।